हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज का 5वां वीडियो है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी गुलाम वंश की शुरुआत से लेकर गुलाम वंश के अंत तक की। आइए आगे बढ़ते और जानते हैं अगले वंश के बारे में जिसका शासन दिल्ली पर रहा। तो इसके बाद बात आती है खिलजी वंश की। खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी जो थे वो मुख्यतः तुर्किस्तान से संबंध रखते थे। दिल्ली पर सबसे कम समय तक अगर किसी वंश का शासन रहा मध्यकालीन भारत में तो खिलजी वंश था, जिसका शासनकाल मात्र 30 वर्ष 1290 से 1320 तक रहा। खिलजियों को सामान्यतः तुर्कों का कबीला एक तुर्कों का कबीला माना जाता था। हालांकि इसका शासनकाल बहुत कम रहा, 30 वर्ष ही रहा, लेकिन खिलजी 30 वर्ष के शासनकाल में ही खिलजियों ने दिल्ली की राजनीति में क्रांति स्थापित की। इसके वंशजों को लेके इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मत है। खिलजी के वंशों को लेके इतिहासकारों में काफ़ी मत है। तो पहले बात करते हैं निजामुद्दीन, जो एक इतिहासकार है। उनके अनुसार खिलजी चंगेज खां का दामाद तथा कुलीन खां का वंशज था। जो निजामुद्दीन थे इतिहासकार, उनका मानना था कि खिलजी जो थे वो चंगेज खां का दामाद था और कुलीन खां के वंशज थे जो खिलजी थे। एक अन्य इतिहासकार बर्नी के अनुसार खिलजी तुर्कों से अलग थे। बर्नी ने खिलजियों को तुर्कों से बिल्कुल भिन्न माना है, उनको तुर्कों से कोई भी संबंधित नहीं माना है। एक अन्य इतिहासकार फखरुद्दीन ने खिलजियों को तुर्कों की 64 जनजातियों में से एक जनजाति का माना है। हालांकि इन्होंने माना है कि 64 जनजातियों में से बहुत ही निम्न वर्ग के तुर्क थे। और आज की जो इतिहासकार हैं वो फखरुद्दीन के मत को बहुत ज़्यादा समर्थन प्रदान करते हैं। जो सबसे ज़्यादा समर्थन वाला मत है वो फखरुद्दीन का 64 जनजातियों वाला मत है। तो आइए बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का संस्थापक तथा खिलजी वंश का पहला सुल्तान था। इसका शासनकाल 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक रहा। इसका राज्याभिषेक किलोखरी के महल में हुआ। जो किलोखरी का महल था जो कैकुबाद के द्वारा बनवाया गया था, इसका राज्याभिषेक वहाँ पर हुआ। इसने अपना राज्याभिषेक किलोखरी के महल में करवाया। जब इसने सैयद कैमूर को हराया और खिलजी वंश की स्थापना की तो 1 साल तक किलोखरी के महल में ही रहा, वहीं रहा, और 1 साल के बाद ये दिल्ली आया। इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य हुए और इससे संबंधित जो घटनाएं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले इसने 1291 में रणथंभौर अभियान किया। 1292 में इसने मंगोलों से जीत हासिल की। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ दिल्ली पर 1292 पे, तो इसने दिल्ली की रक्षा की मंगोलों से। और सिद्दी मौला को मृत्युदंड, ये इसके शासनकाल का सबसे मुख्य घटना थी, सबसे मुख्य कार्य था सिद्दी मौला को मृत्युदंड देना। सिद्दी मौला जो थे ये एक सूफी संत थे जिनके खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि सिद्दी मौला ने सुल्तान को मारने के लिए साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है। उसी के नतीजन सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया। और एक अन्य जो घटना इनसे संबंधित है 1296 में देवगिरी अभियान। हत्या की बात करते हैं तो इसकी हत्या 1296 में इलाहाबाद, जो इस समय वर्तमान में है, कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने की। अलाउद्दीन जो था इसका भतीजा था और दामाद भी था। इसके भतीजे तथा दामाद अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी 1296 ईस्वी में। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली या गुरसाफ्स था। यह बहुत महत्वाकांक्षी था। ये अपनी एक विजय के बाद ये अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं पे चढ़ा देता था। इसका नतीजा ये था, या फिर इसका एक उदाहरण इससे मिलता है कि इसने अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी अंकित करवाया था। सिकंदर सानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर। ये महत्वाकांक्षा में अपने आप को सिकंदर समझता था। इसी कारण इसने सिक्कों पर सिकंदर सानी अंकित करवाया था। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में शामिल नहीं होने दिया। इसने धर्म को और राजनीति को दोनों को पृथक रखा, दोनों को अलग रखा। इसके शासनकाल में मंगोलों ने कुल 6 बार आक्रमण किया और इसने हर बार मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की, सफलतापूर्वक रक्षा की। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख विजयों की। तो अलाउद्दीन की जो प्रमुख विजयों में सबसे पहले बात करते हैं गुजरात विजय की। जब इसने गुजरात पे 1299 पे आक्रमण किया तो वहाँ का जो शासक था कर्ण बघेल, वो बिना युद्ध किए ही भाग गया। इस प्रकार इसने गुजरात पर विजय प्राप्त की 1299 में।
और इसका एक अन्य नतीजा यह निकला कि अलाउद्दीन ने कर्ण बघेल की पत्नी से विवाह किया तथा उसे मल्लिकाए जहां बनाया। मल्लिकाए जहां का मतलब होता है जो मुख्य रानी होती है राजा की, उसको मल्लिकाए जहां बोलते हैं। तो इसने जब कर्ण बघेल भाग गया और जब गुजरात पे अलाउद्दीन की विजय हुई तो इसने कर्ण बघेल की पत्नी से शादी की और उसे मल्लिकाए जहां बनाया। अन्य अभियान में एक रणथंभौर अभियान था जो 1300 से लेकर 1301 ईस्वी के मध्य हुआ। इस यहाँ का जो नरेश था रणथंभौर का हमीरदेव, इसकी पराजय इसके मंत्री के कारण हुई, क्योंकि इसका मंत्री जो था जिसका नाम रणमल था उसने अपने राजा हमीरदेव से विश्वासघात किया और ये खिलजी उससे मिल गया। तो खिलजी ने इस प्रकार हमीरदेव को मार दिया और रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। इसका एक अन्य अभियान मेवाड़ विजय था जो 1303 ईस्वी में हुआ। इसने 1303 में मेवाड़ पर विजय प्राप्त की। इसके मुख्य कार्यों पर नजर डालते हैं तो अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम स्थायी सेना की नींव रखी। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने स्थायी सेना की नींव रखी और नगद वेतन प्रणाली का आरंभ किया। इसके बाद इसने घोड़े दागने की प्रथा का आरंभ किया। सैनिकों के हुलिये लिखने की प्रथा का आरंभ भी अलाउद्दीन ने किया। इसने खस्म में रूटे हुए संपत्ति, मतलब खस्म जो होता है, जो संपत्ति लूट की संपत्ति होती है, इसमें खस्म में इसने जो है राजा का हिस्सा 1/4 से बढ़ाकर 3/4 कर दिया। पहले जो हिस्सा था खस्म का या लूटी गई संपत्ति का, उसमें राजा का हिस्सा 1/4 होता था, इसने उसको बढ़ाकर 3/4 कर दिया। इसके बाद इसके मुख्य कार्यों में जो सबसे अहम कार्य था वो बाजार नियंत्रण नीति था। उस पर एक नज़र डालते हैं तो इसने बाजार नियंत्रण के लिए 4 बाजारों का निर्माण किया। सबसे पहला मंडी जो अनाजों का बाजार था। दूसरा सराय जो कपड़े तथा महंगी वस्तुओं का बाजार था। जो सराय था वो कपड़े तथा महंगी वस्तुओं का बाजार था। तीसरा बाजार था जहाँ घोड़े, दास और मवेशियों का खरीदी और बेचा जाता था। एक अन्य जो बाजार था वो सामान्य बाजार था जहाँ दैनिक आपूर्तियों की वस्तुओं का बेचा जाता था और लिया जाता था। इसने बाजार नियंत्रण के लिए पदों का भी सृजन किया। तो जो सबसे पहला और मुख्य पद था वो दीवाने रियासत था। यहाँ जो दीवाने रियासत होता था उसका मुख्य कार्य व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। दीवाने रियासत जो पद था वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति था। और दूसरा जो पद था वो सहनाए मंडी जो बाजार अधीक्षक होता था। सहनाए मंडी जो दूसरा पद था वो बाजार अधीक्षक होता था। जो तीसरा पद था बरीद, वह बाजार में घूम घूम कर जो निरीक्षण करता था दुकानों पर, उसको बरीद बोलते थे। एक अन्य पद जो गुप्तचर था जिसका मुख्य कार्य बाजार की गुप्त सूचनाएं प्रदान करना था। तो अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने किसको दीवाने रियासत नियुक्त किया था। तो मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। एक अन्य पद का सृजन किया था परवाना नवीस। ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। ये जो अधिकारी होता था परवाना नवीस, ये वस्तुओं की परमिट जारी करता था। नजीर जो था वह नाप तौल का अधिकारी होता था। अन्य कार्यों पर नजर डालते हैं तो इसने 2 नवीन कर लगाए। पहला चराई कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था और दूसरा कर जो था वो गढ़ी कर था। ये एक प्रकार का आवास कर था जो घरों तथा झोपड़ियों पर लगता था। अन्य 2 कर जो इसके शासनकाल में थे वो पहला जजिया कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। जो मुसलमान नहीं थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। और दूसरा जकात कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। ये इस्लाम की तरक्की के लिए था। यह एक प्रकार का कर था जो इस्लाम की तरक्की के लिए, जो इस्लाम के कार्यों में लगाया जाता था, ये मुसलमानों से लिया जाता था। यह एक धार्मिक कर था। इसके बाद इसकी जब मृत्यु हुई 1316 में, तब इसके बाद मुबारक शाह खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा जिसका शासनकाल 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। तो बात करते हैं अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद मलिक कफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया। जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई 1316 में, तब मलिक कफूर ने अलाउद्दीन का जो 6 वर्ष का पुत्र था शिहाबुद्दीन, उसको सुल्तान बनाया। लेकिन कुछ समय बाद जब मलिक कफूर की जब हत्या हो गई, तब जब इसकी हत्या हो गई तब इसके बाद मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो मुबारक खिलजी का जो पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ये पहला शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि खुद को खलीफा साबित करने वाला या घोषित करने वाला पहला शासक कौन था। तो खिलजी मुबारक शाह जो था वो पहला शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। सुल्तान बनने के बाद इसने 18,000 कैदियों को मुक्त किया था। इसका एक अन्य कार्य था जो इसने 18,000 कैदियों को मुक्त किया था।
इसको नग्न स्त्रियों और पुरुषों की संगत पसंद थी। बर्नी के अनुसार ये दरबार में नग्न होकर दौड़ता था। इसने आन हसन नामक इसका एक दास था, उसको खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी। इसका जो एक दास था जिसका नाम आन हसन था, उसको खुसरो खां की उपाधि प्रदान की थी इसने। 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने सुल्तान की हत्या करके खुसरो शाह नाम से दिल्ली पर सुल्तान बन के शासन आरंभ किया। जो 1320 में खुसरो खां जो कि इसका दास था, उसने इसकी हत्या कर दी और खुद खुसरो शाह नाम से दिल्ली पर सुल्तान बना। ये पहला भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली पर सुल्तान बना था। खुसरो खां जो था, जिसका नाम मूल नाम आन हसन था, वह पहला भारतीय मुसलमान था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसके बाद इसने खुसरो खां ने खुद को पैगंबर से सेनापति की उपाधि धारण की। इसने पैगंबर की उपाधि जो सेनापति की उपाधि जो है पैगंबर से ली। और 1320 में जो खुसरो खां था वो गाजी मलिक या तुगलक गाजी से हार गया। इसके बाद खिलजी वंश का अंत हो गया और दिल्ली पर तुगलक वंश का आरंभ हुआ। तो अगले वीडियो में बात करेंगे तुगलक वंश तथा उसके आगे के वंशों के बारे में। तो फॉर रेगुलर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।